हेलो गाइस, कैसे हैं। आइए अब आप साइंस 1 के पेपर नंबर 2 में चलते हैं। आप पेपर नंबर 1 तैयार कर चुके होंगे, देख चुके होंगे। अब आइए उसी सीरीज में हम आज आपको मॉडल पेपर नंबर 2 दे रहे हैं, उसको भी आप तैयार कीजिए और फिर देखिए आगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1A फॉर 5 मार्क्स। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन में से आपको इसमें असंगत बताना है। फाइंड द ऑड मैन आउट। फाइंड द ऑड मैन आउट विद द रीजन। रीजन भी देना है, सिर्फ असंगत नहीं बताना है, असंगत बता के रीजन भी देना है। आइए देखते हैं क्या क्या रीजन इसका है और क्या असंगत है। देखिए इसमें पहला है इंसेट, INSAT, GSLV, GSAT, IRS। ध्यान रखना इसमें LV जो लगा हुआ है, LV फॉर लॉन्चर ऑफ व्हीकल। लॉन्चर व्हीकल लॉन्चर है। ये इस लॉन्चर से क्या करते हैं, ये प्रक्षेपक है। प्रक्षेपक मतलब इस पर रख करके किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। बाकी INSAT, GSAT, IRS ये सारे के सारे सैटेलाइट हैं। अब इतना रीजन लिखेंगे। GSLV एक प्रक्षेपक है, जबकि और सारे उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। रबर है, प्रोटीन है, सेलुलोज है और प्लास्टिक है। अब इसमें आपका कौन सा असंगत है, कौन सा ऑड मैन आउट है। इसमें प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्यों है इसमें, इसका रीजन है कि प्लास्टिक एक मैन मेड सब्सटेंस है, जबकि बाकी सारे के सारे नेचुरल हैं। नेचुरल रबर नेचुरल है, प्रोटीन नेचुरल प्राकृतिक है, सेलुलोज आप जानते ही हैं प्राकृतिक है, प्लास्टिक एक मैन मेड है, इसलिए प्लास्टिक आपका असंगत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, यहाँ लिखा है KCl, MgO, H2O, NaCl। अब इसमें कौन सा असंगत है। देखिए KCl, MgO, NaCl ये सारे के सारे आयनिक यौगिक हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी होती है, आयनिक बंध होता है, जबकि H2O एक सहसंयोजी यौगिक है, माने कोवैलेंट है, कोवैलेंट कंपाउंड है, इसलिए H2O इसका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक्टोपिया, मायोपिया, बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें है क्या, ये मायोपिया प्लस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये सारे के सारे आँख से संबंधित हैं, नेत्र से संबंधित दोष हैं, ठीक है। जबकि एक्टोपिया ये इसे अस्थिभ्रंश कहते हैं, जब हड्डी एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाती है। अच्छा, 5वां है नियॉन, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, आर्गन। अब इसमें देखिए नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन ये सारे के सारे शून्य समूह के हैं, इनर्ट गैसेस हैं, निष्क्रिय गैस है, जबकि ब्रोमीन आपका ये हैलोजन है, इसलिए ब्रोमीन इसका असंगत होगा। इस प्रकार से आपने यहाँ पर 5 क्वेश्चन देख लिया 1A में। अब अगला 5 देखिए। आप इसको देख चुके हैं, आपको तैयार भी होगा, बस बार बार रिवाइज करते रहना है ताकि आपका कोई नंबर मिस न होने पाए। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रिराइट द स्टेटमेंट। नीचे दिए गए ऑप्शन आपको देख करके, अब देखिए ये ब्लैंक है लेकिन विथ ऑप्शन है, ऑप्शन दिया गया उसमें से लेना है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स में आप में जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 2 3 7, 1 2 3 7। तो आप जानते हैं, कर सकते हैं इसको, 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के डायरेक्शन और स्पीड दोनों को बदलने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है, स्पीड की, एक्सेलरेशन की, फोर्स की या एनर्जी की। याद रखना फोर्स, बल ही जरूरी होता है किसी पिंड की स्पीड और दिशा बदलने के लिए। अब आइए देखिए अगला थर्ड में है डैश ऑर्गेनाइज द पीरियाडिक टेबल बेस्ड ऑन द chemical and
फिजिकल प्रॉपर्टी। वह कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तत्वों को उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभक्त किया, क्लासिफाई किया? नाम दिया है मेंडलीव, न्यूलैंड, डोब्रेनियर, हेनरी। तो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म की चर्चा किए थे वो थे मेंडलीव। क्वेश्चन नंबर 4, द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डैश वोल्ट। प्रावस्था और उदासीन तारों के बीच में कितने का विभवांतर होता है? याद रखना 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है 110, 160, 220, 260। आपका ऑप्शन क्या होगा? 220। इस प्रकार से अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट ऑफ हीट इज इन एसआई यूनिट। ऊष्मा की इकाई एसआई यूनिट में क्या होगी? कैलोरी, जूल, फ़ारेनहाइट, एम्पियर। तो इकाई होती है जूल। तो इस प्रकार से आप अब तक यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 प्रश्नों को कर चुके हैं। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 क्वेश्चन होंगे, आपको 5 करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर जरूरी होता है। अब क्वेश्चन नंबर पहले देख लेंगे, डिस्टिंगाइज बिटवीन मास एंड वेट। द्रव्यमान और भार के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले 2 कॉलम बनाएंगे। कॉलम कैसा बनाएंगे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आपका डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट, द्रव्यमान और भार के बीच अंतर। पॉइंट नंबर 1, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। ये डिफिनेशन है आपका। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। वेट क्या है? वेट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स टूवर्ड द इट्स सेंटर। मतलब ये मास, द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु में समाहित परिमाण को, मात्रा को हम द्रव्यमान बोलते हैं। वेट क्या है? अब किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को हम भार कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, मास इज स्केलर क्वांटिटी। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जबकि भार एक सदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में हमेशा स्थिर रहता है, जबकि वेट ऑफ बॉडी वेराइंग प्लेस टू प्लेस। जबकि किसी वस्तु का जो भार होता है हर जगह पर अलग अलग होता है। पॉइंट नंबर 4, मास ऑफ मूविंग बॉडी इज m = F/A। किसी गतिमान वस्तु का जो मास होता है वो F/A होता है, ठीक है। जबकि इसमें वेट ऑफ बॉडी इज W = mg। भार बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। लास्ट पॉइंट है, यूनिट ऑफ मास इन एसआई सिस्टम किलोग्राम। एसआई सिस्टम में द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होती है, जबकि भार की इकाई न्यूटन होती है। ये आपका रहा। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब एक तत्व है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। इस आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। जब भी परमाणु क्रमांक पूछा जाए, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दिया गया है, सारे इलेक्ट्रॉन को जोड़ डालिए। कितना? 282 है, 2 + 8 + 2 मतलब 12। इसका परमाणु क्रमांक होगा 12, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट। इस तत्व का ग्रुप क्या है। अब ग्रुप आप कैसे पहचानते हैं। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहला ग्रुप बोलेंगे, 2 है तो दूसरा बोलेंगे, 3 है तो 13वां बोलेंगे, 4 है तो
5 है तो 15, 6 है तो 16, 7 है तो 17, 8 है तो शून्य समूह। इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं, इसलिए इसका सेकंड ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच पीरियड डज द एलिमेंट बिलोंग? यह तत्व कौन से पीरियड में होगा, कौन से आवर्त में होगा? अब आप इसको समझ लीजिए, सिर्फ एक तत्व की बात रटने की नहीं है, ध्यान रखना। मैंने देखा 2 8 2, आप सुनिए, एक ऑर्बिट ये, एक ऑर्बिट ये, एक ऑर्बिट ये, जितनी कक्षा मिल जाए वही इसका आवर्त होगा, 1 2 3। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है चौथा, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट और दिस एलिमेंट रिजेंबल? नीचे कुछ तत्व दिए गए हैं, किस तत्व से यह समानता दिखलाएगा? अब जब भी आपको समानता देखनी हो, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए, जिन तत्व की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से इसकी बाहरी कक्षा टैली कर जाए वही रिजेंबल करेगा। अब आप जरा एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर है, पहला क्या इसमें है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 2 और 7 होगा, मैंने लास्ट में 7 है, ये नहीं चलेगा। बेरिलियम है, बी है, बी का 2 है, ये होगा। तो इससे रिजेंबलेंस दिखाने वाला क्या है? बी है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिफाइन द कम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द एग्जाम्पल। आपको यहाँ पर कम्बिनेशन रिएक्शन, संयोग अभिक्रिया और विच्छेदन अभिक्रिया की डिफिनेशन लिखनी है और उसकी एग्जाम्पल देना है। तो आप डिफिनेशन सुन लीजिए, इसकी परिभाषा क्या है। व्हाट इज कम्बिनेशन रिएक्शन? द कम्बिनेशन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactant form single product. It is called कम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब संयोग अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं। एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, Mg + O2 = 2 MgO। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका उल्टा बोलिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म 2 or more than 2 प्रोडक्ट। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारी पदार्थ से 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं उसे कहते हैं विघटन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। The absolute refractive index of water is 1.19. What is the velocity of light in the water? Velocity of light in the vacuum 3 × 10⁸ अब इसमें ये आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे यह देख लीजिए। दरअसल यहाँ पर हो नहीं पाएगा, शॉर्ट में देख लीजिए। आप लिखेंगे n = होगा V1/VU2। V1 का मान कितना है? 3 × 10⁸। ये कितना है? 1.19। अब इसका आप क्या करेंगे? डिवाइड कीजिए, 3 में 1.19 डिवाइड कीजिए, आंसर आपका शायद आएगा 2.52 × 10⁸। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव 4 यूजेज ऑफ कॉन्केव लेंस। गिव 4 यूजेज ऑफ कॉन्केव लेंस। अवतल लेंस के 4 उपयोग लिखिए। अब अवतल लेंस के 4 उपयोग कौन? बहुत आसान है, इसको आप देख लीजिए। नंबर 1, मेडिकल संबंधी उपकरणों में, इन द मेडिकल इक्विपमेंट, स्कैनर, CD प्लेयर। मेडिकल इक्विपमेंट, स्कैनर में, CD प्लेयर में। सेकंड, द पीप होल इन द डोर, जो हमारे दरवाज़ों में, घर के दरवाज़ों में पीप होल लगता है जिसे झांक कर बाहर देखते हैं, वो उसमें भी अवतल लेंस लगता है। तीसरा, एक्सपेक्टिकल, चश्मे भी लगता है, चश्मे में लगता है। और चौथा है टॉर्च में लगता है। इतनी जगह पर आपका ये यूज होता है, इसका नाम याद रखें, बहुत सिंपल है। फिर देख लीजिए, औषधीय या मेडिकल उपकरणों में लगता है, CD प्लेयर में लगता है, और पीप होल में लगता है, चश्मे में लगता है, टॉर्च में लगता है। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज लीचिंग? लीचिंग किसे कहते हैं? लीचिंग किसे कहते हैं?
लीचिंग एक प्रकार का कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी अयस्क में ज़्यादा अशुद्धियाँ हैं तो प्रथम दृष्टया पहले तौर पर क्या करते हैं, उसको पानी से धोकर, पानी से या ऐसे लिक्विड से धो करके या किसी भी लिक्विड में अधिकांश अशुद्धियाँ निकाल लेते हैं, तो जो बाद में बचता है उसको विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा हम करते हैं। आइए देखते हैं डिफिनेशन इसका क्या है। लीचिंग, द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर फ्रॉम देयर ओर इज मेथड ऑफ लीचिंग। माने किसी भी अयस्क से सोना, चांदी, एल्युमिनियम प्राप्त करने का जो पहला चरण होता है उसको हम लीचिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2, इन दिस मेथड द ओर इज सॉक्ड इन द सर्टेन सोल्यूशन फॉर लॉन्ग टाइम। माने इस विधि में जो ओर होता है, एस्क होता है, लंबे समय तक किसी विलयन में डुबोकर रखा जाता है। वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, कैसा नेचर है जिसको हम अलग कर सकते हैं। ये हो गया आपका लीचिंग। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम शोविंग द ऑर्बिट ऑफ एन ऑर्बिटल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कृत्रिम उपग्रह के कक्षा को दिखाने की एक आकृति बनाइए। अब ध्यान रखिए, ये आकृति अगर आप देख लेते हैं आपको एग्जाम में आ जाता है, पूरा का पूरा 2 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या है, दिखाते हैं। यह सैटेलाइट की कक्षा, इसमें देखिए ये जो नीचे है ये है पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है, आप दिखा देंगे, और पृथ्वी की सतह से ऊंचाई ये है, हुआ, ये पूरा अंदर भाग पृथ्वी है, और ये है सैटेलाइट का, यहाँ लिख देंगे सैटेलाइट ऑर्बिट लिख देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर ये वेग दिखा करके यहाँ पर लिख देंगे VC, ये सैटेलाइट है। इस प्रकार से आकृति आप किताब से जब देख करके अच्छे से कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या है, थर्ड आपका 5 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, 5 करने हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है। पहला एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की रचना आप व्यक्त कीजिए। बहुत सिंपल है, आप इसको जानते होंगे। नंबर 1, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल मिलाकर 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। 7 क्षैतिज कॉलम हैं जिनको आवर्त कहा जाता है। आपने एक पॉइंट लिख दिया, ठीक है। अब आप इसी के आधार पहले समूह को क्या कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, 17वें को क्या कहते हैं, 18वें को क्या कहते हैं, धातु सदृश क्या होता है, किस प्रकार इसमें आड़ी तिरछी रेखा कैसी है, 4-5 पॉइंट इसमें आप बना के लिखना है। आपका ये हो जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको, आकृति आपकी बुक में दी गई है, आप इसको वहाँ पढ़ लेंगे। मैं एक बार बता देता हूँ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन विद द एक्सप्लेनेशन। नीचे की आकृति को आप देखिए और केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन करके लिखिए। अब देखिए केमिकल रिएक्शन यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है वो देखिए। तो ये है क्या, बस समझ लीजिए। रस्ट इज एन आयरन ऑक्साइड। जो रस्ट होता है वो आयरन का ऑक्साइड होता है। यूजुअली रेड ऑक्साइड फॉर्म बाय द रेड रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एयर मॉइस्चर। मतलब रस्ट जो है, जंग जो है, एक आयरन ऑक्साइड है। प्रायः होता क्या है, जब कभी रेडॉक्स प्रक्रिया होती है आयरन और ऑक्सीजन के बीच में तो बनता है रेड ऑक्साइड बनता है। और ये रेड ऑक्साइड जो होता है बनता किसकी उपस्थिति में है, नमी और पानी की उपस्थिति में। अब इसमें होता क्या क्या है, अब ये आपने जितना लिखा ना 1 नंबर का है। अब इसमें होता क्या है ये देखिए, जो आप समीकरण ऊपर दिख रहे हैं उसी पर आधारित है। जरा एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। इसमें होता है ये O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस यहाँ पर, ठीक है, प्लस 2H2O। तो ये आगे बन जाता है आ जा करके 4OH माइनस, मतलब हाइड्रोक्सिल है ये, ठीक है।
बिकॉज ऑफ फॉर्म हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रकार से और क्या बनता है आगे जरा देखेंगे। यहाँ पर आयरन है Fe+2 ध्यान देना, ये फेरस है और ये अगर मैं लिख दूंगा Fe3 कर दूंगा मैं यहाँ पर, फेरिक हो जाएगा। फेरस फेरिक, फेरस की अब क्रिया होती है 2H2O से, फेरिक की होती है 3H2O से, आगे जाके बनता है फेरस हाइड्रोक्साइड और फेरिक ऑक्साइड है। फेरस ऑक्साइड क्या होगा FeOH ट्वाइस और FeOH थ्राइस। ये अब क्रिया इतनी लिख करके आप इसका नंबर पूरा ले सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है ये आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। प्रूव दैट रेनबो इज द कम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप प्रमाणित कीजिए कि इंद्रधनुष का निर्माण यह इन क्रियाओं के समवेत से होता है, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, इतनी क्रियाएं होती हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब डायग्राम देख, यहाँ आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम आप बना लेंगे पहले, उसके बाद हम लिखेंगे रेनबो इज ए ब्यूटीफुल नेचुरल फेनोमेनन, इट इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सेवरल नेचुरल प्रोसेस। इंद्रधनुष का निर्माण एक प्राकृतिक विलक्षणता है, इसमें कई क्रियाएं आपस में मिलकर के इंद्रधनुष निर्माण करती हैं। नंबर 2, रेनबो इज सीन मेनली आफ्टर रेनफॉल। रेनबो इंद्रधनुष प्रायः बरसात होने के बाद दिखता है। क्यों दिखता है? स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक्ट एज स्मॉल प्रिज्म। जो पानी की बूंदें होती हैं वायुमंडल में लटकती रहती हैं, निलंबित रहती हैं, वह प्रिज्म का काम करती हैं। जैसे ये प्रिज्म आपके सामने यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पर आपके सामने प्रिज्म दिया गया है, ये प्रिज्म दिया गया है, वैसे ही वर्षा की बूंदें काम करती हैं। देन देयर इज ए इंटरनल रिफ्लेक्शन आफ्टर द वंस अगेन द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड वाइल कमिंग आउट ऑफ द ड्रॉपलेट। जब पानी की बूंद में से अंदर जाकर के वो प्रकाश की किरणें फिर बाहर आना चाहती हैं तो उसमें होता है आंतरिक अपवर्तन। अब एग्जाम्पल यहाँ पर एक देख लेंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए पानी की बूंद है, ठीक है, और ये आपके प्रकाश की किरण है। देखिए यहाँ आई किरण है, यहाँ जाने के बाद कुछ तो इसमें जरा देखेंगे, कुछ तो यहाँ परिवर्तन हो गई। यहाँ टकराने के बाद में इनका अपवर्तन ऐसे हो गया, कहीं अपवर्तन है, कहीं परावर्तन है, ठीक है, कहीं आंतरिक परावर्तन है, आंशिक परावर्तन है। इन सारी क्रियाओं से मिलकर के इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आगे के क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ए 5 सेंटीएम हाई is placed at 25 centimeter from the converging lens with the focal length of 10 centimeter. Determine the position, size and type of image. अब इसमें देखना, एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग माने उत्तल, ठीक है, उसके सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु रखी गई है जो कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है और उसका फोकल लेंथ नाभ्यांतर 10 सेंटीमीटर है। तो आपको बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति बतानी है, कहाँ बनेगा, पोजीशन बतानी है। तो उसके लिए आप एक सूत्र याद किए होंगे, ये चूँकि अब यहाँ पर ये बताया नहीं जा सकता है, 1/v + 1/u = 1/f। इस सूत्र में मान रख लेंगे तो पूरा का पूरा आपका उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड पेंटेन। अब जरा ध्यान से देखना, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6, ये इथेन का है। अब ध्यान देना, इसका आप स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाएंगे। पहले यहाँ पर आपका कार्बन 2 है ना, 2 कार्बन बना लीजिए, C सिंगल बॉन्ड C।
अब इन सारे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा H ऐड कीजिए। देखो एक H यहाँ, एक यहाँ, यहाँ एक ऊपर, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ, ये आपका इथेन बन गया। अब वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि आप बनाइए प्रोपेन का, तो प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। तो आप 3 C करेंगे, 1 2 3, एक यहाँ डैश कर देना, ये बॉन्ड है, एक यस यहाँ जोड़ो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे जोड़ोगे। ऐसे अगला है पेंटेन। पेंटेन में क्या होता है C5H10। तो आप इसको कर लेंगे हम ना, 5 C बनाइए और हर C के बगल बगल चारों तरफ से यस जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर आ गया है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शोविंग द स्ट्रक्चर ऑफ PSLV मेड बाय इसरो। अब इसमें करना क्या है, PSLV ने जो सैटेलाइट लॉन्चर बनाया था उसकी आकृति आपको देनी है और आकृति के आधार पे आपको डिटेल देना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सैटेलाइट की आपकी PSLV की डिज़ाइन है, आकृति है। इसी किताब देखकर अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। इसमें आप इसको 3-4 पॉइंट लिखना है, नाम याद रखनी है। ऊपर प्लेस ऑफ सैटेलाइट है, नीचे 4th स्टेज यूजिंग है, लिक्विड है, 3rd है, 2nd है, 1st है, नीचे इंजन लगे हुए हैं, सॉलिड फ्यूल वाले हैं। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज सोलेनॉइड, कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट, ड्रॉ ए नीट फिगर एंड नेम द वेरियस कंपोनेंट्स। माने इसमें आपको क्या करना है, सोलेनॉइड की डिफाइन करना है और आपको सोलेनॉइड की तुलना क्षण चुंबक से करनी है। अब पहले आप इसकी परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा है, ए सोलेनॉइड इज ए सिलेंड्रिकल क्वाइल ऑफ वायर एक्टिंग एज ए मैग्नेट व्हेन द कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। मतलब सोलेनॉइड तार की बनी हुई बेलनाकार कुंडली है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर मैग्नेट का काम करती है। सोलेनॉइड इज ए compressed of the conducting rod with the term of wire all over the length, and when electricity is passed through that wire, the core of that rod gets magnetized, making the setup strong magnet, and as it's due to electricity, it is rightly called an electromagnet। मतलब सोलेनॉइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें चुंबकत्व का गुण पैदा होता है। इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट ओनली टिल इलेक्ट्रिसिटी इज केप्ट फ्लोइंग, अदरवाइज इज क्लोज इट मैग्नेटिज्म, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड ए टेम्परेरी मैग्नेट आल्सो। माने सोलेनॉइड चुंबक का काम तभी तक करता है जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे, इसका चुंबकत्व का गुण भी बंद हो जाएगा। इसीलिए इसको हम अस्थायी चुंबक भी कहते हैं। अब बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट इज ए नेचुरल मैग्नेट। जो क्षण चुंबक होता है वो प्राकृतिक चुंबक होता है। एंड इट बिहेव एज सच विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। इसमें बाहर के किसी भी प्रभाव की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह हमेशा चुंबकत्व गुण का गुण होता है। अब इसकी आकृति आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको मैं आकृति बता देता हूँ। ये आपका है सोलेनॉइड का चित्र है, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर आपको एक क्षण चुंबक का बना दूं, देखिए यहाँ पर क्षण चुंबक का ये है रॉड चुंबक है। तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसमें भी इस प्रकार से होगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पर। लेकिन ये जो है अस्थाई होता है, जबकि सोलेनॉइड में बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का हिंट मैंने आपको दे दिया है। इसको अपनी बुक से जा करके
और भी अच्छे ढंग से तैयार कीजिए और आने वाले एग्ज़ाम में पूरा नंबर लेके आइए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी मॉडल पेपर के साथ।